हाय एवरीवन, वेलकम टू जे केमिस्ट्री। सो गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्ट्रेटजी उन स्टूडेंट्स के लिए जो भी जैम और गेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो ज़्यादा टाइम आपके लिए बचा नहीं है। हम ये मान सकते हैं कि रफली अपने पास 45 डेज़ हैं और लास्ट के इन दिनों को अगर बहुत अच्छे से मैनेज किया जाए ना, तो अभी भी आप बहुत अच्छी रैंक स्कोर कर सकते हो। इससे पहले जो चैनल पे वीडियो आई थी उसमें हमने डिस्कस की थी CSIR नेट के लिए प्रिपरेशन स्ट्रेटजी। तो जो गेट वाले स्टूडेंट्स हैं, आई एम श्योर आपने वो वाली वीडियो भी शायद देखी होगी। तो उस वाली वीडियो में और यहाँ पे ना डिफरेंस सिर्फ इतना सा है कि नेट और JRF की जब हम बात करते हैं ना, तो क्वालिफाई करने पे ध्यान देते हैं कि हमारा JRF क्वालिफाई हो जाए, नेट क्वालिफाई हो जाए, काम खत्म वहाँ पे, ठीक है। लेकिन जब भी हम बात कर रहे होते हैं गेट की या फिर जैम की, ये दोनों एग्जाम्स ऐसे हैं जहाँ पे हमें रैंक चाहिए होती है। जितनी अच्छी रैंक होगी उतना ज़्यादा अच्छा होगा हमारे लिए, ठीक है। तो अभी ना इसके लिए थोड़े से एफर्ट्स भी आपको ज़्यादा डालने पड़ते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन दोनों एग्जाम्स में चॉइस नहीं होती। जितने भी क्वेश्चंस आएंगे आपको सारे ही अटेम्प्ट करने होते हैं, ठीक है। जैसे मेरे पास नेट में चॉइस होती है वैसे वाला सिस्टम है ही नहीं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे सारे क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। और इसके साथ ही यहाँ पे MCQ, MSQ और NET टाइप क्वेश्चंस आते हैं, तो स्ट्रैटेजी भी थोड़ी सी डिफरेंट होती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि सिर्फ थ्योरी पढ़ने से काम बिल्कुल नहीं चलने वाला है, प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर ना आपको मेन फोकस प्रैक्टिस के ऊपर ही करना है। जितना टाइम आपके पास बचा हुआ है सबसे ज़्यादा फोकस करेंगे रिविजन और साथ में क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने पे आप ध्यान देंगे। इससे पहले कि हम स्ट्रैटेजी डिटेल में डिस्कस करें, मैं सबसे ज़्यादा टाइम देना चाहूँगी मिस्टेक्स डिस्कस करने पे कि कौन सी मिस्टेक्स आपको नहीं करनी है, क्योंकि जब ये वाली मिस्टेक्स अवॉइड करोगे तो स्ट्रैटेजी आपकी ऑटोमेटिकली अच्छी ही बनेगी। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि गेट और जैम हम दोनों की कॉमन स्ट्रैटेजी डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि दोनों एग्जाम्स IITs बनाती हैं, दोनों का फॉर्मेट सेम है। तो बेसिकली सारे पॉइंट्स कॉमन जानने वाले हैं। इन वाले एग्जाम्स में ना कॉन्सेप्ट और साथ में आपकी प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसी के साथ साथ प्रेजेंस ऑफ माइंड भी इंपॉर्टेंट है। ऐसे नहीं कि हम सिर्फ पढ़ के गए हैं, जो भी नया क्वेश्चन आ रहा है उसको अप्रोच ही नहीं कर पा रहे हम, और वहाँ पे नए क्वेश्चन देख के वैसे हम लोग इतना ज़्यादा कंफ्यूज हो गए कैसे करना है, जो कॉन्सेप्ट आता था वो भी भूल गए। तो आपके माइंड को भी थोड़ा एकदम शांत रखना है, और इसके साथ साथ टाइम मैनेजमेंट भी इंपॉर्टेंट है। पता चला कि NET वाले सेक्शन तक पहुँच ही नहीं पाए, MCQ और MSQ लगे सारा टाइम, ठीक है। तो बेसिकली आपको टाइम मैनेजमेंट पे भी ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए आपने बहुत बार सुना होगा जब भी जैम का या गेट का रिव्यू आता है ना स्टूडेंट्स की साइड से, तो वो लास्ट में बोलते हैं यार फिजिकल ने मरवा दिया, फिजिकल ने फंसा दिया। तो फिजिकल केमिस्ट्री ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है। मतलब अगर हम कंपेयर करें ना इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के कंपैरिजन में, फिजिकल केमिस्ट्री डोमिनेटिंग है। और डोमिनेटिंग का मतलब ये नहीं कि फिजिकल 50 मार्क्स की आएगी और बाकी 25, ऐसा नहीं है। वेटेज मोर और लेस सेम ही रहता है तीनों का, उससे मतलब नहीं है। मेन पॉइंट ये है कि NET वाला जो सेक्शन है ना, न्यूमेरिकल आंसर टाइप, वहाँ पे फिजिकल केमिस्ट्री क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। अब क्योंकि वहाँ पे ऑप्शंस नहीं होते, तो क्वेश्चंस के गलत होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, और वहीं पे सारे मार्क्स जाते हैं फिर, ठीक है। तो हमेशा आप सुनोगे, बहुत बार आपको सुनने को मिलेगा कि फिजिकल केमिस्ट्री ने मरवा दिया पेपर में, बाकी तो ठीक ही था। तो आपको ध्यान रखना है कि फिजिकल केमिस्ट्री को आप बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी पे रखेंगे इस टाइम पे। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं उतनी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। अभी स्टार्ट करते हैं जो मिस्टेक्स आपको नहीं करनी है। सबसे पहले मैंने लिखा है इंटेंशन टू कवर 100% सिलेबस। अब ना स्टूडेंट्स को लगता है क्योंकि यहाँ पे चॉइस नहीं आने वाली जैसे नेट में आती है, तो हम एक काम करेंगे, जितना ज़्यादा सिलेबस, बेसिकली 100% सिलेबस कवर करके जाएंगे, हम एक भी चैप्टर नहीं छोड़ेंगे। और जो भी ऐसे सोचता है ना, पहली बात, अगर आप सिलेबस कंप्लीट कर भी लोगे, और सिलेबस कंप्लीट करने का मीनिंग है कि आपने नोट्स बना लिए, उनको रिवाइज कर लिया, इतना ही हो पाएगा, क्योंकि आप साथ साथ क्वेश्चंस तो प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे। तो मेन पॉइंट आपको ध्यान ये रखना है कि आपको 100 आउट ऑफ 100 स्कोर नहीं करना है। आप 60+ ले आओ, वो भी बहुत है, ठीक है। 90 तक पहुँचना ही क्यों है। कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट को लगता है कि भाई हम तो ना जितना ज़्यादा सिलेबस कवर करेंगे उतना अच्छा स्कोर होगा, जबकि ऐसा नहीं है। आपको 100% सिलेबस कवर नहीं करना, जितना भी कवर करो 80%, 85% उसको बहुत अच्छे से करो। इतने अच्छे से होना चाहिए कि वहाँ से जो भी क्वेश्चन पूछे उस वाले पोर्शन से आप वो अटेम्प्ट कर पाओ। 100% सिलेबस के पीछे नहीं भागना आपको, सही है। तो हाँ, एक और चीज़ है, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल, आपको तीनों कवर करने पड़ेंगे, वरना अच्छी रैंक नहीं लेकर आ पाओगे। हाँ, अगर आपकी इंटेंशन है कि हमें तो सिर्फ क्वालिफाई करना है एग्जाम, फिर तो आप 2 करके चले जाओ, एक को ही पूरा करके चले जाओ। मान लो आपने फिजिकल केमिस्ट्री आपको आती है, आप पूरी फिजिकल केमिस्ट्री करके चले गए, आप गेट भी क्वालिफाई कर लोगे, आप जैम भी क्वालिफाई कर लोगे। लेकिन फिर मुझे समझ आता है क्वालिफाई करने से क्या होगा, आपको रैंक तो चाहिए ही होगी, है ना। तो बेसिकली आपको तीनों कवर करके जानी है। ऑप्शन तो है ही नहीं कि मैं सिर्फ 2 करके चला जाऊँ, क्या गया पेपर, कुछ नहीं होगा, रैंक बहुत पीछे जाएगी। क्योंकि आपको पता है जैम और गेट दोनों में ऐसे होता है कि 0.3, 0.6 मार्क्स से भी रैंक में बहुत डिफरेंस आता है।
तो आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करने से कुछ नहीं होगा, जितना किया है उसको बहुत अच्छे से करना है। अगर आपने तीनों चीज़ें पढ़ रखी हैं तो अगर आप तीनों में से एक या दो चैप्टर लीव कर दोगे ना तो भी आपकी रैंक बहुत अच्छी आएगी। जैसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करते हैं, आपको पता है कुछ चीज़ें, कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं जिनमें आपको बहुत ज़्यादा याद करना होता है, जैसे मेन ग्रुप एलिमेंट्स हो गया, एनालिटिकल केमिस्ट्री हो गया। तो अगर आप सोच रहे हो कि आपने फिजिकल अच्छे से कवर कर ली है, आपने ऑर्गेनिक अच्छे से कवर कर ली, इनऑर्गेनिक का बाकी सारा पोर्शन हो गया है, लेकिन ये मेन ब्लॉक और एनालिटिकल बचा हुआ है क्योंकि बहुत सारा याद भी करना है इसके अंदर, तो अगर आपने बाकी अच्छे से कवर कर रखा है आप इसको लीव कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको पता है एनालिटिकल बहुत सारी पढ़ के जाओगे, बहुत ज़्यादा पढ़ना है उसके अंदर, याद बहुत ज़्यादा करना है, रट्टा मारना है बेसिकली बहुत सारा, तो क्या करना पड़ेगा, बहुत सारा टाइम भी देना पड़ेगा। इससे बेटर है कोऑर्डिनेशन और ऑर्गेनोमेटेलिक्स को जाके एक बार वापस से रिवाइज कर लो उतने टाइम में, सो दैट अगर कोऑर्डिनेशन से 4 क्वेश्चन भी आएंगे तो आप उसको क्या करोगे, वापस उसमें से 4 ही अटेम्प्ट कर पाओ, क्योंकि कोऑर्डिनेशन क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पाओगे आराम से, ऐसा होता है। तो आपको सिर्फ ये देखना है कि आप टाइम कौन से वाले चैप्टर्स में इन्वेस्ट कर रहे हो। तो सिर्फ 100% सिलेबस कवर करने के चक्कर में सब कुछ नहीं पढ़ना होता, आप 4-5 चैप्टर निकाल सकते हो, और ये हर कोई स्टूडेंट छोड़ के जाता है कि मुझसे ये नहीं हो रहा, ठीक है। अगर आपको लग रहा है आपने ऑर्गेनिक में बाकी सब कुछ कवर कर लिया है, लेकिन लेट्स से आपसे हेटेरोसाइक्लिक केमिस्ट्री नहीं हो रहा सपोज, तो आप उसको लीव कर दो, बाकी सारी ऑर्गेनिक कर ली ना, कोई बात नहीं, आप ये लीव कर सकते हो। ऐसे अगर हम बात करें फिजिकल केमिस्ट्री की, मैं बोलूँगी फिजिकल केमिस्ट्री को मैक्सिमम कवर करके जाओ, इसको लीव मत करो, क्योंकि इसके जो क्वेश्चन है ना वो एनईटी वाले पोर्शन में आते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपने बाकी सारा कवर कर लिया है और आपको लग रहा है कि मैं एटॉमिक स्ट्रक्चर नहीं कर पा रहा हूँ सपोज, जिसको हम क्वांटम बोलते हैं, ठीक है, जैम वाले उसको एटॉमिक स्ट्रक्चर के नाम से जानते हैं, गेट वाले क्वांटम के नाम से जानते हैं। सो गेट वाले क्वांटम तो नहीं छोड़ के जाएंगे, अगर आप बहुत अच्छी रैंक टॉप 50 टारगेट कर रहे हो, क्वांटम को छोड़ के मत जाना। लेकिन हाँ, जो जैम वाले एस्पिरेंट्स हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर आप लीव कर सकते हो। अगर आपने बाकी पूरी फिजिकल कर ली, आपको लग रहा है नहीं हो पा रहा आपसे क्वांटम वाला पोर्शन, आप लीव कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपको सिर्फ मैं इतना समझाना चाह रही हूँ यहाँ से कि आपको सिर्फ यही नहीं सोचना कि बिल्कुल दिसंबर, मिड दिसंबर चल रहा है, अभी जनवरी आ जाएगा, पता भी नहीं चलेगा आपको, एग्जाम ही आ जाएगा ऐसे करके। तो आप ये मत सोचो कि मैं 15 जनवरी तक अपना सिलेबस कंप्लीट करूंगा। एक ही 2-2, 3-3 चैप्टर आप छोड़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होती उससे, लेकिन जितना आपने कवर किया है उसको बहुत अच्छे से कवर करो, उसको बहुत अच्छे से रिवाइज करो, वहाँ से आपको प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी है। सेकंड पॉइंट मैंने लिखा हुआ है, जो ये सोचते हैं कि हम थियोरी को बहुत ज़्यादा टाइम देंगे, प्रैक्टिस कम करेंगे, आपको जैम और गेट दोनों ही फंसा देंगे, क्योंकि यहाँ पे ना कैलकुलेशन वाला पार्ट ज़्यादा होता है और वो सिर्फ थियोरी पढ़ने से नहीं आएगा, आपको प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपको पता है कि यहाँ पे MCQ, MSQ और NET टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। NET वाले क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए आपकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा होनी चाहिए क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। दैट मीन्स आपने बहुत सारी अपनी प्रिपरेशन में प्रैक्टिस कर रखी हो तो बहुत अच्छा होगा, वरना तो फंस जाओगे, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें MSQ की, आपको लग रहा है एक काम करते हैं, जितना टाइम बचा हुआ है उसमें हम सिर्फ क्वेश्चन से प्रैक्टिस कर लेते हैं, थियोरी नहीं पढ़ेंगे। जो MSQ वाले क्वेश्चन आते हैं वो कॉन्सेप्चुअल होते हैं, तो आप तभी अटेम्प्ट कर पाओगे जब आपने थियोरी बहुत अच्छे से पढ़ रखी होगी। तो अगर आप सोच रहे हो लास्ट के 2 महीने में या जितना टाइम हमारे पास बचा हुआ है उसमें हम सिर्फ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे, हम थियोरी नहीं देखेंगे, आप MSQ में फंसोगे, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस तो आएंगे ही ना, और कॉन्सेप्ट कैसे निकाल पाओगे जब आप थियोरी पढ़ोगे, आपके माइंड में चीज़ें होंगी तब, ठीक है। और MCQ के लिए दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस भी चाहिए, कॉन्सेप्ट भी चाहिए, ठीक है। तो दोनों चीज़ों पे ध्यान देना है, लेकिन आपको प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है। अगर आप सिर्फ थियोरी पढ़ रहे हो, आपको लग रहा है आपने सिलेबस तो 90% कवर कर लिया अभी तक, लेकिन सिर्फ नोट्स बनाए हैं, उनको रिवाइज किया है, क्वेश्चन एक भी नहीं किए, छोड़ दो सब कुछ, प्रैक्टिस करना शुरू करो, प्रीवियस क्वेश्चन करो जल्दी से जैम के, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। ये वाला पॉइंट सिर्फ गेट वाले एस्पिरेंट्स के लिए है। जैम में पहले होता था मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट, अब वो मैथ्स वाला पोर्शन हट गया है, तो बेसिकली जैम में तो भी वो है ही नहीं, सिर्फ केमिस्ट्री वाला पोर्शन सारा है। गेट में है एप्टीट्यूड, वो भी 15 मार्क्स का। अगर आप बहुत अच्छी रैंक टारगेट कर रहे हो, अगर ONGC आपका टारगेट है या PSU में जाना चाहते हो किसी में भी, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा सिर्फ केमिस्ट्री से नहीं होगा, एप्टीट्यूड को कवर करो। और आपके पास अभी अराउंड 45 डेज हैं, अगर डेली आप 1-2 घंटे भी पढ़ लोगे ना एप्टीट्यूड, बहुत अच्छा हो जाएगा एग्जाम तक। अगर कुछ और नहीं कर पा रहे हो, सिर्फ इतना कर लो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देखो गेट के, उसमें देखो कौन से वाले पोर्शन से क्वेश्चन पूछा है। जैसे आपको लग रहा है कि नंबर सिस्टम से क्वेश्चन आया है या फिर टाइम स्पीड डिस्टेंस से क्वेश्चन आया है, अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा हुआ, आप सिर्फ एक काम कर सकते हो, जाके यूट्यूब पे टाइप कर लो स्पीड टाइम डिस्टेंस, क्या होगा, बहुत सारी वीडियोस आएंगी। वो केमिस्ट्री वाले चैनल नहीं होंगे, वो सारे जो होते हैं ना ये सिविल सर्विसेज वाले, या फिर जो क्या नाम है
SCC वाले, क्या बोलते हैं इसको, CGL बेसिकली, CGL जो एग्जाम होता है, तो उनके वाले जो चैनल आएंगे आप वहाँ से देख सकते हो। उन्होंने पढ़ा रखा होता है, 1-2 घंटे की वीडियो होती है, चैप्टर कवर ही करवा देते हैं, वो बहुत सारे क्वेश्चन भी करवाते हैं। तो ऐसे करके आपको लग रहा है कि अच्छा ये वाला पोर्शन से हमारे क्वेश्चन आया था, उसको टाइप करो, पढ़ो, खत्म करो। ऐसे भी अगर आप पढ़ लोगे ना 40-45 दिन, बहुत अच्छा जाएगा आपका एग्जाम। तो बेसिकली एप्टीट्यूड को इग्नोर नहीं करना है। 15 मार्क्स हैं और 15 मार्क्स कम नहीं होते जैम और गेट में, ठीक है। सो ये गेट वाले एस्पिरेंट्स के लिए था। अब ना ये सबसे बड़ी बात है, जैम और गेट दोनों ही एस्पिरेंट्स के लिए। अभी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, है ना। अगर आपको कोई कैलकुलेशन करनी है, आप सोचोगे कि आपके पास फ़ोन में कैलकुलेटर है, आपको पता है एग्जाम में भी मिलना है, आप उससे नॉर्मल सॉल्व कर रहे हो। लेकिन एग्जाम में आपको वर्चुअल कैलकुलेटर मिलता है और उसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी डिफरेंट होती है, उसमें जो फंक्शंस होते हैं थोड़े से अलग तरह से लगाने पड़ते हैं। तो अगर आपने अभी तक वर्चुअल कैलकुलेटर देखा ही नहीं है, आप सोचो एग्जाम में जाके देख लेंगे, बस फिर कैलकुलेशन में अगर कोई क्वेश्चन में 3 मिनट लगे ना, आपके 10 मिनट लगेंगे, क्योंकि आपको समझ ही नहीं आएगा वहाँ पे लोग की वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी, वहाँ पे एक्सपोनेंशियल कैसे निकलेगा, वहाँ पे स्क्वायर कैसे करते हैं, वहाँ पे कोई पावर कैसे सॉल्व करते हैं, समझ रहे हो। तो इंपॉर्टेंट ये है कि आपको वर्चुअल कैलकुलेटर यूज़ करना है। मैं ना इस वाले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दूंगी, मैंने एक वीडियो डिटेल वाली बनाई थी इसी के ऊपर कि वर्चुअल कैलकुलेटर को यूज़ कैसे करते हैं, जाके देख लेना उसको एक बार, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। सो आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। और जो स्टूडेंट्स कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने अभी तक नहीं किया हुआ जाओ प्ले स्टोर पे जाके डाउनलोड करो गेट वर्चुअल कैलकुलेटर। आपको एक ऐप मिलेगी, डाउनलोड कर लो और अभी से लेके एग्जाम तक जितने भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे, न्यूमेरिकल्स ट्राई करो, सारी कैलकुलेशन उसी पे करो, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे, हाँ, लैक ऑफ रिविजन। अब पता है मेन पॉइंट क्या है, हमें लगता है हम सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, हमने बहुत सारे चैप्टर्स कवर कर लिए और साथ साथ मान लो आपने एक चैप्टर कवर, लेट्स से आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ा, आपने उसके क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, अभी आप नेक्स्ट चैप्टर में चलेंगे, मान लो थर्मो पढ़ लिया। ऐसे करके ना आपने धीरे धीरे करके सारे सिलेबस कंप्लीट कर रखा है, चैप्टर्स आपके मैक्सिमम हो रखे हैं कवर, लेकिन अब तक रिविजन नहीं कर पाए हो। तो अगर आपने सिर्फ चैप्टर कंप्लीट किए हैं, अभी तक रिविजन नहीं किए ना, तो बस फिर जैसे मान लो आपने काइनेटिक्स मान लो 4 महीने पहले पढ़ा था, उसको भी वापस पढ़ना स्टार्ट करोगे, आपको एकदम नया लगेगा वो, क्योंकि उसके बाद आपने रिवीजन तो करी ही नहीं और उसके बाद बहुत सारे चैप्टर्स कवर कर चुके हो, तो आपको बहुत सारी रिवीजन करनी है। अगर रिवीजन प्रॉपर नहीं होगी ना, तो जो चीज़ें आपको आती भी होंगी आप अटेम्प्ट करोगे, लेकिन क्वेश्चन नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि कुछ ना कुछ मिस हो जाता है अगर आप रिवाइज नहीं करते हो। तो आपको रिवीजन में बहुत सारा फोकस करना है, ठीक है। ध्यान रखो, सिर्फ ऐसा नहीं कि हमने बहुत सारे सिलेबस, हमने चैप्टर्स कवर कर रखे बट रिवाइज तो एक भी नहीं हुआ है। तो ये वो वाला टाइम है जहाँ पे आपको चैप्टर नया कवर करने से ज़्यादा टाइम देना है रिविजन पे। अगर आपको लग रहा है हम साथ साथ डेली 1-2 घंटा नया चैप्टर पढ़ते हैं, कोई बात नहीं, पढ़ लो, चल जाएगा वो, लेकिन बाकी सारा टाइम जो है आपको रिवीजन पे देना है, आपको प्रैक्टिस पे देना है, ठीक है। सो अगर अभी आप नए चैप्टर कवर कर भी रहे हो, सो डेली 1 to 2 आवर्स देने हैं, उससे ज़्यादा नहीं देना आपको नए चैप्टर को, जो पहले पढ़ रखे हैं उनको कवर करो, ठीक है। और फिर उसके बाद हाँ, ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, स्क्रिबल पैड, यानी कि जो आपको रफ शीट मिलते हैं एग्जाम में, एक वो स्क्रिबल पैड ही होता है, इतना से इतने से कुछ इतने से साइज का आपको मिलता है रफ वर्क के लिए, ताकि उसको आप कैलकुलेशन सॉल्व कर लो। हम क्या करते हैं, अभी तो हमारे पास रफ नोटबुक है, क्वेश्चन देखा फटाफट से कैसे भी रैंडमली सॉल्व कर दिया, आगे बढ़ गए, है ना। लेकिन ऐसा तो नहीं होगा, टाइम मैनेजमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है प्रिपरेशन का। तो आपको ध्यान देना है कि स्क्रिबल पैड को आप वाइजली यूज़ करो। मैंने इसके ऊपर भी वीडियो बनाई थी, मैं डिटेल में नहीं बताऊंगी, यहाँ पर लिंक आपको मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे जाके चेक करना। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको पता हो कि शीट को कैसे यूज़ करना है अच्छे से, ताकि आपका टाइम भी सेम हो, आपको टाइम भी सेव हो और आपको रिविजन में भी हेल्प करे आपकी रफ शीट, ठीक है। तो ये वाली वीडियो पक्का देख लेना। लास्ट में आते हैं, लास्ट जो मिस्टेक है वो ये, क्योंकि हम बार बार बोल रहे हैं कि लास्ट वाले डेज में आपको रिवीजन करनी है, बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, तो इस चक्कर में ना, बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के चक्कर में हम इररेलेवेंट क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं। हम इररेलेवेंट कैसे, जैसे जो जैम वाले एस्पिरेंट्स हैं, अगर वो सोचे कि हमने जैम के तो प्रीवियस ईयर सारे कर रखे हैं, हमने DU BHU वाले भी कर लिए, हमारी प्रैक्टिस हो रखी है, हमें और क्वेश्चन चाहिए, तो हम गेट के अटेम्प्ट कर लेते हैं, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि आपने जैम के कर रखे हैं, DU BHU के कर लिए, अब आपको लग रहा है कि थोड़े से और चाहिए, आपने गेट के भी कर लिए, यहाँ तक ठीक है, क्योंकि जो गेट वाला एग्जाम है ना, वो भी मोर और लेस आपके जैम जैसा ही होता है। हाँ, कुछ कुछ सिलेबस ऑब्वियसली ज़्यादा है उसका, आपको वो समझ आना चाहिए कि ये चीज़ें आपके सिलेबस में नहीं है, वो आप देखते लीव करो। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आप नेट के भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे, नेट में जो क्वेश्चंस का लेवल होता है वो गेट के कंपैरिजन में थोड़ा सा हाई होता है, ठीक है। जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो BSc वाले स्टूडेंट ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं कर पाते, तो इस टाइम पे कोई लॉजिक नहीं बनता कि जैम वाले स्टूडेंट्स जो हैं वो नेट के प्रीवियस ईयर ट्राई कर रहे हैं, नहीं करने आपको। जैम के प्रीवियस ईयर हो गए,
ज़्यादा से ज़्यादा अगर टाइम आपको लग रहा है टाइम आपके पास है, आपने रिविजन कर ली है, तो आप गेट की कर लो, उससे ज़्यादा नहीं करना आपको। इसके बाद टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो, ठीक है। तो कुछ भी करके यहाँ वहाँ से क्वेश्चन शुरू नहीं कर देने कि हमें तो ठीक है, हम कोई जो मिलेगा क्वेश्चन हम कर लेंगे, नहीं करना आपको ये काम, ठीक है। तो ऐसे कोई इररेलेवेंट क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट नहीं करने, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो, टेस्ट सीरीज इंपॉर्टेंट है। तो ये तो हमने कुछ बेसिक मिस्टेक्स की बात करी है। अभी बात करते हैं कि हम कैसे करें, रिविजन कैसे करें, प्रैक्टिस कैसे करनी है, वो चीज़ें भी देखते हैं। देखो, जितना भी टाइम बचा हुआ है आपने चैप्टर्स ऑलरेडी कवर कर रखे हैं। अब इंपॉर्टेंट क्या है कि हम रिविजन बहुत सारी करें। ऐसा ना हो कि आता तो सब कुछ है बट ढंग से कुछ भी नहीं आता। पता चला आपने 30 चैप्टर्स अच्छे से कंप्लीट कर रखे हैं, लेकिन जब भी मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ आप फंस जाते हो। कभी आपका माइनस गायब हो जाता है, कभी आप फॉर्मूला भूल जाते हो, कभी कॉन्सेप्ट आगे पीछे हो गया। तो ऐसे वाले केस में तो सब नेगेटिव हो जाएगा एग्जाम में। तो क्या करना है, रिविजन बहुत अच्छे से करनी है। तो अभी कैसे करोगे, देखो सबसे पहले ना चैप्टर लेते हैं। सपोज करो कहाँ से शुरू करें, लेट्स से काइनेटिक्स की बात करते हैं। सपोज आपने सोचा है आज कि आप काइनेटिक्स कंप्लीट करोगे। कंप्लीट एज इन आपने नोट्स तो बना ही रखे, आपने पढ़ रखा है, लेकिन आपको रिविजन करनी है। सो आपने काइनेटिक्स के अपने नोट्स बहुत अच्छे से रिवाइज करने हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे मिस्टेक करते हैं कि लास्ट टाइम पे ना उनको लगता है सिर्फ फॉर्मूले रिवाइज करेंगे, क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, टेस्ट सीरीज डेली, काम खत्म हो गया। लेकिन एक्चुअल में आपको लास्ट मोमेंट पे अभी बिल्कुल ऐसा नहीं कि 2 दिन के बाद एग्जाम है, ऐसा तो नहीं है, अभी टाइम है ना। तो अभी आपको एकदम डिटेल्ड रिविजन करनी है। यानी कि जितने आपने नोट्स बना रखे उसको लाइन बाय लाइन पढ़ो, एक बार एटलीस्ट एक बार तो पढ़ो। एग्जाम से पहले करना बहुत क्विक रिविजन कि जल्दी से पेजेस टर्न करके सिर्फ फॉर्मूले देख लो, वो होती है एग्जाम से जस्ट पहले। अभी आपके पास बहुत सारा टाइम है, एटलीस्ट इतना तो है कि रिवीजन हो जाए, एक बार हर चैप्टर को प्रॉपर टाइम दिया जाए। तो अगर आप चाहते हो कि एक दिन में आपको काइनेटिक्स वाला चैप्टर पूरा रिवाइज करना है, तो ठीक है ना, टाइम है आपके पास, अपने नोट्स को लाइन बाय लाइन पढ़ो, सो दैट अगर वहां से आपका कोई भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आता है जिसमें फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपका कॉन्सेप्ट पूछ रहे हैं वो, तो आप वो अटेम्प्ट कर पाओ, ठीक है। तो आपको प्रॉपरली रिविजन करनी है, आपको चैप्टर एक बार लाइन बाय लाइन पढ़ना है, अपने नोट्स को पढ़ना है, ठीक है। तो अपने नोट्स को पढ़ेंगे। काइनेटिक्स आपने क्या करा, सबसे पहले आपका थ्योरी वाला पोर्शन हो गया, ठीक है। अभी थ्योरी कवर करने के बाद क्या होता है नेक्स्ट, हमें प्रैक्टिस करनी है, हमें क्वेश्चंस करने हैं। कहाँ से करेंगे क्वेश्चंस, अभी जो क्वेश्चंस हैं वो 2 जगह से करोगे। एक तो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, इसमें क्या हो सकते हैं, इसमें आपके जैम के क्वेश्चंस हो सकते हैं, इसमें आपके, मैं सिर्फ ये बता रही हूँ जैम वाले एस्पिरेंट्स के लिए। जो गेट वाले एस्पिरेंट्स हैं आपको नेट के क्वेश्चन करने हैं। जो भी गेट अभी अटेम्प्ट करेंगे उनको गेट के प्रीवियस ईयर करने हैं, आपको नेट के भी प्रीवियस ईयर करने हैं। और उसके बाद अगर टाइम बचता है आपके पास, आपको लग रहा है कि सब कुछ अच्छे से हो गया है, अभी भी टाइम है, तो जैम के प्रीवियस ईयर कर लो, बस इतना ही सफिशिएंट है। टिफर विफर की करने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। नेट गेट जैम के कर लो, बहुत ज़्यादा है। अगर आपको लग रहा है जैम के लिए टाइम नहीं है, कोई बात नहीं, गेट के और नेट के अच्छे से करो, ठीक है। तो ये वाली बात थी। इसके बाद जिनको लग रहा है कि उन्होंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रखे हैं, तो फिर आ जाओ टेस्ट सीरीज पे। टेस्ट सीरीज सिर्फ वही वाले स्टूडेंट्स को ज्वाइन करनी चाहिए जिन्होंने पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एक बार कर रखे हैं। अभी अगर आप रिविजन वाले फेज में हो तो कैसे करोगे, आपने नोट्स पढ़ लिए, आपकी रिविजन हो गई एक बार, इसके बाद क्या है, जब आपने चैप्टर कवर किया होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो किए होंगे काइनेटिक्स के, है ना। तो आपने क्या, जैसे सपोज करो इसमें 50 क्वेश्चन से लेट्स से, तो 50 क्वेश्चंस में से आपको पता है कि लेट्स से 30 तो आराम से सॉल्व हो गए थे नोट्स पढ़ते ही, लेकिन जो बाकी के 20 थे उसमें से 5-10 तो वैसे गलत हो गए थे, आपने जब फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट किया, और 5-10 ऐसे थे जो आप सॉल्व ही नहीं कर पाए थे, तो उन पे स्टार मार्क किया होगा, सर्कल लगाया होगा, कुछ तो किया होगा ना। तो आपको वही वाले क्वेश्चन अभी करने हैं, सारे वापस से करने मत बैठना, ऐसा तो आपको काइनेटिक्स करने में 2-3 दिन लग जाएंगे। आप एक चैप्टर को एक ही दिन दे सकते हो मैक्सिमम, है ना। तो बस ट्राई करो कि सिर्फ वो वाले क्वेश्चन इस टाइम पे अटेम्प्ट करो जो आपसे पहली बार में सॉल्व नहीं हुए थे, ठीक है। और जिसको लगा कि हमारे प्रीवियस ईयर हो चुके हैं, आप जाके टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो। आपको जो प्लेटफॉर्म, जो इंस्टीट्यूट अच्छा लगता है वहाँ से ज्वाइन कर लो, बट टेस्ट सीरीज इंपॉर्टेंट है। आपको पता चलेगा एक चैप्टर में आप कौन सी मिस्टेक कर रहे हो, आपके वीक एरियाज कौन से हैं। जो ये वाली स्ट्रेटेजी है, ये मैंने नेट की प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी वाली वीडियो में भी डिटेल में बताई थी, उसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दूंगी, उसको जाके एक बार चेक कर लेना, ठीक है। वहां से पक्का देखना, इसको थोड़ा सा मैंने और डिटेल में एक्सप्लेन कर रखा है, सही है। तो अभी ना कंक्लूड कैसे करेंगे, इसको कंक्लूड ऐसे करेंगे कि जो जैम वाले एस्पिरेंट्स हैं उनके माइंड में सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है कि हम तो अभी एलिजिबल हैं गेट का एग्जाम देने के लिए भी, तो हमें एक कंबाइंड स्ट्रेटेजी बताओ जिससे हमारा गेट भी अच्छे से क्वालिफाई हो जाए और हमारा जैम भी क्वालिफाई हो जाए। मैंने आपको एक बहुत ही ना फ्रैंक वाला सजेशन देना चाहती हूँ यहाँ पे, जो भी अभी जैम वाले एस्पिरेंट्स हैं, आई थिंक ना आपको गेट के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे उसका एक भी प्लस पॉइंट नहीं लगता।
आप ना क्वालिफाई करना छोड़ो, अगर आप गेट में रैंक 1 भी ले आते हो ना, कोई फायदा नहीं होगा आपको। देखो गेट के रैंक 1 के थ्रू या जो भी रैंक आप लेकर आओगे उसके थ्रू आपका एमएससी में एडमिशन नहीं होगा। आईआईटीज में, आईआईटीज में क्या, कोई भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी या फिर स्टेट यूनिवर्सिटी उसको एडमिशन का क्राइटेरिया मानती ही नहीं है, तो आप एमएससी में एडमिशन नहीं ले सकते गेट के थ्रू। ठीक है, अगर आप सोचो आप जॉब कर लोगे उसके थ्रू, जॉब भी कैसे करोगे? जैसे जो पीएसयूज हैं वो तो एमएससी मांगेंगे, गेट का स्कोर मांगेंगे, लेकिन उसके साथ साथ एमएससी भी तो मांगेंगे, वो आपके पास है नहीं, तो क्या करोगे? आप गेट के थ्रू एमटेक कर सकते हो। तो ये वाली चीजें हैं बेसिकली कि आपका जो गेट है वो तो कुछ काम का ही नहीं है ना, समझ रहे हो? तो अगर वो कुछ काम का ही नहीं है तो फिर क्या करोगे उसका? इसलिए मैं बोल रही हूँ कि जैम पे फोकस करो, गेट से कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला। रैंक 1 भी लाओगे तो ठीक है, ये बात खुशी के लिए बहुत अच्छी बात है कि हमने बीएससी में रैंक 1 ले आए थे, लेकिन क्या करोगे उसका? जैम पे फोकस करो। ठीक है, आपको जैम पे फोकस करना चाहिए। बाकी आप देना चाहते हो दे लो एग्जाम, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अभी मैं सोचूं कि हमें गेट और जैम दोनों साथ में करने, कोई फायदा ही नहीं है, जैम पे फोकस करना है। ठीक है, ओके। बाकी जो गेट वाले एस्पिरेंट्स हैं, आपको नेट और गेट दोनों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अच्छे से करने हैं, बस ध्यान रखना इस चीज़ का। तो अभी जितना टाइम बचा हुआ है, रिविजन बहुत सारी करनी है और प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी है। और 2 चीज़ों पे ध्यान देंगे, एक तो कि हम रफ शीट को कैसे यूज़ करेंगे, और उसके साथ ही साथ जो वर्चुअल कैलकुलेटर होता है उसकी हैबिट डालेंगे, और इसके साथ साथ फिजिकल केमिस्ट्री पे बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल्स आते हैं और न्यूमेरिकल्स में हम फंसते हैं। एक और चीज़ है, जब हम करते हैं ना क्वेश्चन सॉल्व, पता है हम क्या करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में? क्वेश्चन देखा, लेट्स से काइनेटिक्स ले लेते हैं, काइनेटिक्स का कोई क्वेश्चन है, आपको पता है कि ये वाला फॉर्मूला इसमें अप्लाई होने वाला है, आप क्या करोगे? फॉर्मूला लिखोगे, जो वैल्यूज दे रखी है आपको क्वेश्चन में वो पुट करोगे, आगे ना कैलकुलेशन करोगे ही नहीं। आपने कहा ठीक है इसको यहाँ पुट करेंगे, इसकी वाली वैल्यू रखेंगे, बस सॉल्व कर लेंगे, और हम ये करके छोड़ देते हैं उसको। अब से आप ये वाली मिस्टेक नहीं करेंगे, क्योंकि एग्जाम में ना एनईटी टाइप क्वेश्चन आएंगे जहाँ पे ऑप्शंस नहीं मिलने वाले हैं। तो अगर ऑप्शन नहीं होंगे, आपको जो लास्ट में आंसर आप निकालोगे ना, उस पर कभी श्योरिटी हो ही नहीं सकती। आपको लगेगा पता नहीं है रेंज जो दे रखी है उसमें आएगा भी नहीं, आया भी है या नहीं, या क्या पता हमने सही निकाला भी है या नहीं। तो एमसीक्यू में फिर भी आप ऑप्शन देख के आइडिया लगा सकते हो कि उसके आसपास तक पहुंचे या नहीं पहुंचे, बट एनईटी में तो क्या ऑप्शन ही नहीं है। इसीलिए जब भी फिजिकल केमिस्ट्री का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो उसको आपको पूरा सॉल्व करना है, बीच में छोड़ना नहीं, ठीक है वैल्यू पुट करके आंसर आ जाएगा, नहीं आता आंसर। एग्जाम में यही होगा, आपने पढ़ रखा है, आप सॉल्व कर रहे हो, सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन लास्ट में आंसर नहीं निकल रहा। तो इन्हीं चीज़ों को अवॉइड करने के लिए जब भी फिजिकल केमिस्ट्री क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो उनको पूरा सॉल्व करो। जब तक आंसर नहीं निकाल लेते खुद से वर्चुअल कैलकुलेटर में कैलकुलेशन करके, तब तक वो माना ही नहीं जाएगा क्वेश्चन आपने किया है, कोई फायदा ही नहीं है, एग्जाम में कर ही नहीं पाओगे। ठीक है, क्योंकि क्या होता है जब आप प्रैक्टिस करते हो ना तो आपको बहुत सारी वैल्यूज तो वैसे ही याद हो जाती है। जैसे मैं आपसे पूछती हूँ, लेट्स से हमने लिखा सपोज KBT/H, अब यहाँ पे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, अगर आपने न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करी होगी आपको इसकी वैल्यू याद होगी। प्लैंक्स कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू आपको याद होगी, लेकिन अगर कभी करी नहीं है वैल्यू से याद नहीं होंगी, या अगर होंगी तो प्लस माइनस में कंफ्यूजन होगी कि ये 6.626 इंटू 10⁻34 था या +34 था। तो ये ऐसे वाली मिस्टेक्स हैं बहुत माइनर सी, लेकिन आपको क्वेश्चन तो गलत करा ही देगी ना, तो बस वही तो नहीं करना। तो आपको प्रैक्टिस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, न्यूमेरिकल्स को पूरा सॉल्व करना है। ठीक है, बस इन चीज़ों का ध्यान रखो और बहुत डिटेल में रिवीजन करो। जितना भी टाइम बचा हुआ है इसको पूरा अपने ऊपर लगाओ। आपका फ्रेंड क्या कर रहा है, आपके जूनियर सीनियर क्या कर रहे हैं, आपको फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए। आराम से बैठो, दिन में कम से कम 12 to 15 आवर्स पढ़ो। इतना अगर पढ़ लोगे ना तो अच्छा एग्जाम जाना है। वैसे भी सिर्फ टेंशन नहीं लेनी, रिविजन अच्छे से करनी है और प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा हो सकती है उतनी करो, और टेस्ट सीरीज दो। अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वगैरह अटेम्प्ट कर चुके हो, रिवीजन कर चुके हो, साथ साथ चल रही है, अगर आपको लग रहा है हमने एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किए हुए हैं, अब हम सिर्फ रिवीजन करेंगे और साथ में उनको देख लेंगे, तो आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी चाहिए। वहीं से आपको समझ में आएगा इस वाले पर्टिकुलर टॉपिक में आपकी मिस्टेक्स कौन से वाले टॉपिक में हो रही है, या फिर कौन से वाले कॉन्सेप्ट आपका बार बार गलत हो रहा है। तो ये वाली चीज़ें देखने के लिए इंपॉर्टेंट है आप टेस्ट सीरीज दो, वरना जो मिस्टेक अभी आप टेस्ट सीरीज में कर लोगे ना, अगर टेस्ट सीरीज नहीं दोगे तो ये सेम मिस्टेक जाके एग्जाम में करोगे। उतना रिस्क ऑब्वियसली आप लेना नहीं चाहोगे, इतना अफोर्ड भी नहीं कर सकते हम। ठीक है, तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको 3 वीडियोस मिलेंगी। एक तो नेट वाली प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी की, जिसमें आप ये वाला पोर्शन देखेंगे, ये वाला कि ये कैसे कवर करना है, और इसके साथ साथ स्क्रिबल पैड को कैसे यूज़ करना है और वर्चुअल कैलकुलेटर को कैसे मैनेज करना है, कैसे यूज़ करते हैं। वर्चुअल कैलकुलेटर ना अपने नॉर्मल वाले कैलकुलेटर से बहुत अच्छा होता है, आप बहुत फास्ट कैलकुलेशन कर सकते हो उसके अंदर। ठीक है, तो जाके एक बार देखना वीडियो। आई एम श्योर अगर आप यूज़ कर भी रहे हो ना वर्चुअल कैलकुलेटर, तो भी आपको कम से कम एक चीज़ तो नहीं पता ही चल जाएगी वहाँ से। तो जाके एक बार देख लेना। अभी के लिए सिर्फ इतना ही है, बाकी अगर कोई आपकी और क्वेरी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं ट्राई करूँगी आंसर करने का। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।